नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार के बजट में मिलेट्स को बहुत ही प्रमुखता दी गई है। इस बार का जो बजट था 2023 का, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं बढ़ानी है, मिलेट्स के जो फ़ायदे हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और मिलेट्स में कितने फ़ायदे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना भाटिया हैं। प्रोफेसर नीना भाटिया लेडी इरविन कॉलेज में हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में हैं, प्रोफेसर हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि जो मिलेट्स हैं, जिसको हम हिंदी में मोटा अनाज बोलते हैं, जो देश के बहुत बड़े हिस्से में खाया जाता है लेकिन आम लोगों तक उसकी पहुंच कम है, वो कैसे हमारे पास आएगा, हम कैसे उन तक रीच बनाएंगे, वो कितना फ़ायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हम एक बार बात करते हैं डॉक्टर नीना भाटिया से। नमस्कार, मेरा नाम नीना भाटिया है। मैं लेडी इरविन कॉलेज में फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले नीति आयोग में एज जॉइंट एडवाइज़र सीनियर स्पेशलिस्ट भी काम किया है और न्यूट्रिशन में मेरा लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। आपका स्वागत है नीना जी हमारे कार्यक्रम में। और इस बार का बजट आपने सुना होगा और उसमें मिलेट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। बजट में बहुत सारे पैसे सैंक्शन किए गए हैं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्या चौंकाने वाला है, अचानक से सरकार मिलेट्स के बारे में सोच रही है, या पहले से कुछ ऐसा चला आ रहा था जिसको इस बार मेंशन किया गया बजट में? जी, इसके बारे में पिछले कुछ वर्षों से इसके ऊपर बात चल रही थी और सरकार ने इसके ऊपर गौर किया। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलेट्स को अपने फूड प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि ओडिशा में ऑलरेडी एक मिलेट्स मिशन चल रहा है और कई स्टेट्स रागी से बने हुए लड्डू या बाजरा और की खिचड़ी और ऐसे खानों का प्रावधान कर रहे हैं। और इंडिया के कहने पर इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, जिससे कि हमारे देश के जो ये फॉरगॉटन फूड्स एक तरह से थे और मोटा अनाज, इनको जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए और हमारे फार्मर्स के लिए अच्छे हैं, उनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कोदो, बहुत सारे ऐसे फसल हैं, जो अनाज हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी कम है। लेकिन ये कैसे फ़ायदेमंद हैं, कैसे आपके डाइट का हिस्सा बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जो ये मोटे अनाज जैसे आपने बताया, उनका बाजरा, ज्वार, कोडो मिलेट, पोर्सो मिलेट, सामा, ये सब हमारे डाइट का बहुत अच्छे से हिस्सा बन सकते हैं। इनसे बहुत से प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं। अभी कुछ ही हाल के सालों में अगर आप देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में भी मिलने लगे हैं और काफ़ी स्टैंडर्डाइज होने लगे हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ओवरऑल इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स और बाकी कंपाउंड्स जो भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी, तो ये हमारे को ओवरऑल हमारी गट के माइक्रोब्स को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इनके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे को कई रोगों से बचने में शक्ति मिलती है। खाना खाने के समय हमारा पेट जल्दी से भरता है और काफ़ी समय तक दोबारा भूख नहीं लगती है। तो वेट लॉस और ऐसी चीज़ों में भी बार बार भूख नहीं लगेगी और एक हेल्दी फूड्स हैं। इनके फ़ायदे ये तो हैं ही हैं जो खाएगा, मगर जो फार्मर्स उगा रहे हैं उनके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये कम पानी में, कम फसल में और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं हार्डी क्रॉप्स होते हैं, इनका क्रॉप फेलियर जल्दी नहीं होता है और इनका एक क्रॉपिंग पैटर्न भी शॉर्ट साइकिल होता है। तो जैसे जो हम फसल उगाते हैं तो ये 45 से 60 दिन के अंदर बीच में हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी डाइवर्स क्रॉप्स हम उगाएंगे उतनी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। और फार्मर्स को ये एक ब्रेक देने के लिए मेन प्रोडक्शन से शॉर्ट
क्रॉप्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये पानी की कम लेते हैं, फसल बाकी चीज़ों की कम लेते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल क्रॉप्स भी हैं, हार्डी क्रॉप्स हैं, कम पोषक आवश्यक तत्वों पे उगते हैं और इनकी वजह से काफ़ी जल्द हमारे सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट लो है, वाटर की रिक्वायरमेंट लो है। तो ये क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर की आजकल हम बात करते हैं, तो ये भी उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम होगा इनको प्रमोट करना। सरकार इसमें ये चाह रही है कि मिलेट्स कैफ़े का भी एक उन्होंने प्रपोजल रखा है कि मिलेट्स कैफ़े खोले जाएं ताकि इसको हर जगह तक पहुंचाया जा सके। ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको? हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा इनको बनाने में लंबा स्टेप आता है और थोड़ा लोगों को, क्योंकि एक टेस्ट डेवलप करने में ये कैफ़े बहुत हेल्प करेंगे। और पार्लियामेंट में ही ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि एक मिलेट कैफ़े खोला गया है और इसको ऐसे कैफ़े कई प्राइवेट संस्थान भी कुछ जो पुराने फूड्स को प्रमोट करने के लिए चला रहे थे कुछ एरियाज़ में। और अभी तक इसको एक गरीब का खाना समझा जाता था, जबकि ये इतने न्यूट्रिशियस हैं और ये हमेशा से हमारे परंपरा का हिस्सा रहे हैं। धीरे धीरे हम इनको बनाना भूल गए हैं, मगर अभी इनके काफ़ी जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, जैसे कि इनसे लड्डू बनाए गए हैं, इनसे मटरी और मतलब नमक पारे, दलिया, खिचड़ी और उपमा, चीला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आजकल बनने लगे हैं। और इनके लिए टेस्ट डेवलप करने में, इनको एक अप मार्केट में पॉपुलराइज करने से, क्योंकि जो भी कहें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें एक तबके में पॉपुलर हो जाती हैं तो बाकी सभी तबके उसको कॉपी करके खाना चाहते हैं। गेहूं के आने के बाद से ये जो मिलेट्स थे ये मार्केट से बाहर हो गए थे और चूँकि डिमांड घटी तो लोगों ने उपजाना भी कम कर दिया। लेकिन लग रहा है कि जो सरकार ने अब इनिशिएटिव लिया है तो इसको किसान और उपजाएंगे और जो सीमांत किसान, जिसको हम मार्जिनल बोलते हैं एग्रीकल्चर में, उनको फ़ायदा पहुंचेगा इससे। शहरी लोगों के लिए ये एक नई चीज़ होगी, है ना। जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनके लिए ये जो डिश होगा या जो मिलेट्स के जो भोजन होंगे, खाद्य पदार्थ हों, वो उनके लिए नए। तो कोई सुझाव उनके लिए कि वो किस तरीके से धीरे धीरे मिलेट्स की तरफ जा सकते हैं, मोटे अनाज को अपने खाने के जो तौर तरीके उसमें शामिल कर सकते हैं लिस्ट में? कुछ सुझाव आपका? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे हम कभी कभी खाते थे और मगर ज़्यादातर हमारी जनरेशन और हमसे आगे वाली जनरेशन के लोगों ने इनको ज़्यादा नहीं खाया है, मगर अभी लोकल मैंने नोट किया कि लोकल जो आटा प्रोडक्शन के चक्की जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी आप देखें तो आजकल बाजरे का, ज्वार का और मल्टीग्रेन का और इस तरह के आटे मिलने लगे हैं। और इनको अगर हम 1 से 2 मील सर्विंग भी पूरा दिन में अगर हम खाएंगे, और अगर हम इनसे, जैसे मैंने बताया, बहुत ही आजकल आप इवन सर्च करें तो बहुत सी रेसिपीज़ और बहुत रेसिपी बुक्स डेवलप हुई हैं इस दौरान और रिलीज़ हुई हैं। उनमें हम सिंपल प्रोडक्ट्स, सिंपल रोटी जिसमें हमने बाजरा, आटा, पनीर में भी बाकी सब्जियां काट के बना दी, या हमने रागी का चीला बना दिया, या लड्डू बना दिए बच्चों के लिए, उपमा बना लिया, खिचड़ी बना दी, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम इजीली बना सकते हैं। और आजकल पफ फॉर्म में भी, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो नमकीन्स और उनमें भी ये मिलने लगे हैं। तो इनको अगर हम दिन में 1 से 2 सर्विंग में भी इंक्लूड करेंगे तो जो एक इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है जो मिलेट्स की बात हो रही है? हाँ, तो ये बिकॉज इनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, और जो हम फाइबर, जिन भी प्रोडक्ट्स में फाइबर ज़्यादा होता है तो उनमें जब हम उनको खाते हैं तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है, खाने स्टार्च का एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है, जिससे कि सडन ब्लड ग्लूकोज राइज नहीं होता है, और वो डायबिटीज़ में बहुत मदद करता है। तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसको कंट्रोल करने में से बेटर करता है। फास्ट फूड लोगों को बहुत पसंद है, चाहे बर्गर हो, पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह की चीज़ें। स्वाद उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? और जो मिलेट्स की बात हो रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा, अगर आप बता सकें। हाँ, तो ऐसा कुछ मतलब ऑब्वियसली जो आजकल ये फास्ट फूड काफ़ी प्रचलित हो गए हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर मैदे के बेस से बनते हैं और इनसे कई कॉन्स्टिपेशन,
हाई ब्लड शुगर, वेट गेन, ऐसी समस्याओं का जल्दी की बढ़ोतरी होती है। जी। मगर इन प्रोडक्ट्स को भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे मैंने कुछ बिस्किट्स में हमारे कॉलेज में भी कई रागी बिस्किट्स, रागी की ब्रेड और इवन रस, मैं जब एमएससी में पढ़ती थी उस समय मैंने अच्छा। रागी रस का एक प्रोडक्ट बनाया था। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं जिनमें इनको कुछ प्रोपोर्शन में मिलाने से और कुछ चीज़ों इन प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को जो पास्ता और इन सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इनको हम स्वादिष्ट वे में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अगर घोषित हुआ है और भारत की तरफ से हुआ है, तो कैसा? मैं इसको बहुत अच्छा कदम समझती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये सेहत के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, फार्मर के हिसाब से बहुत अच्छी पहल है। और इसमें जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे मार्जिनलाइज किसान हैं उनके लिए जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इंडिया अपने को एक हब बना सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए भी। और एक संदेश जो पहले हमने दिया योगा के रूप में और अभी अगर हम मिलेट्स के रूप में देते हैं तो ये वर्ल्ड के लिए, इंडिया की, और अभी जो हम इस साल G20 का कर रहे हैं तो क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर और हेल्थ को प्रमोट करते हुए वन वर्ल्ड वन हेल्थ एक फैमिली की तरह हम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बधाई के लिए पात्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक अच्छी पहल है और हमें उम्मीद है कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसको एक्सेप्ट करेगा और मिलेट्स और आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।